हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम की जॉब 02 पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6 से 10 तक उसका अध्ययन करवा रहे हैं आपके लिए। तो 6 चैप्टर हम करवा चुके हैं। जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें जाके। और आज अपना अध्याय है 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं अपना 7वां अध्याय, जल संसाधन एवं संरक्षण। यानी कि राजस्थान में जल कहाँ से आदि सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह बिल्कुल सही बात है। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर क्या जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक कार्यों, घरेलू कार्यों, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कह लेते हैं। ठीक है, जिन स्रोतों से हमें जल प्राप्त होता है, स्रोत यानी साधन, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, जल संसाधन। राजस्थान में मुख्य जल स्रोतों में, अब राजस्थान में जल हमें कहाँ कहाँ से और किस किस से प्राप्त होता है, तो झीलें, नदियाँ, उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप। तो ये राजस्थान में जल प्राप्ति के संसाधन है। ठीक है, आइए इस अध्याय में हम राजस्थान के जल संसाधन एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना अपवाह तंत्र। अब समझ लीजिए कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि किसी नदी हो या उसकी सहायक नदी द्वारा ढलान की तरफ, यानी कि विशेष व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। यानी कि कोई नदी यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर कोई मध्य में उच्च भूमि है, तो नदी क्या दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलते हैं, जल विभाजक रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं जल विभाजक रेखा। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं और कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर अपवाह तंत्र, और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। यानी कि पहला बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर अपवाह तंत्र, तीसरा आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। तो देखते हैं कि कौन से अपवाह तंत्र में कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी इसमें गिरती है। पहला है अपना बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है अपनी ऐसे जा रही है राजस्थान से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यह अरावली की स्थिति है। ठीक है, इस प्रकार से, तो जो पूर्व की तरफ है यहाँ पर, तो अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली, अरावली है इसके पूर्व भाग, ये पूर्वी भाग है। ठीक है, इसमें बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रभावित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। जो अरावली पर्वतमाला है इसके जो पूर्वी क्षेत्र में बहती है नदियाँ, बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल, चंबल के साथ मिलकर कहाँ, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तथा यमुना नदी गंगा में, और अंत में गंगा नदी का जो जल है बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि बनास, काली सिंध, पार्वती नदियों का जल कहाँ मिलता है, चंबल में मिल जाता है, और चंबल नदी का जो जल है वह यमुना में, और यमुना नदी का जल कहाँ, गंगा में, और गंगा नदी अपना जल कहाँ, सीधे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं, और इसी के आधार पर इनको क्या, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला है अरब सागर अपवाह तंत्र। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे सबके बारे में। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम भाग में बहने वाली जो नदियां हैं वो क्या, अरब सागर अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए, माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि माही, लूणी, साबरमती और पश्चिम बनास को मुख्य रूप से, ठीक है, और भी नदियाँ छोटी छोटी, लेकिन मुख्य रूप से दे रखे हैं इसमें, इनको क्या, अरब सागर अपवाह तंत्र कहते हैं। अगला है तीसरा जल विभाजक, आंतरिक अपवाह तंत्र। यानी कि राजस्थान के जो अंदर ही अंदर बहते हैं, ठीक है, जिनका जल न तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरवाती है और न वो अरब सागर में गिरवाती है। ठीक है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र क्या है, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंच सके, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए, उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। ठीक है, जिसका जल क्या, समुद्र में नहीं जाए और मुख्य भूमि में ही क्या, समा जाए।
राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपरेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। तो कौन कौन सी? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपरेल, मेंढा। और भी है जैसे निवाज, आहू है, इस प्रकार। अगली है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, ठीक है। पहली नदी है चंबल नदी। तो अब पढ़ेंगे हम चंबल के बारे में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस प्रकार से निकलती है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से। तो जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है, और मध्य प्रदेश से। ये हमें कहाँ? रामपुरा और भाट, दो पहाड़ी हैं एमपी में, उनके मध्य से होकर निकलती है, ठीक है। यानी कि विंध्याचल पर्वत से आगे रामपुरा और भाट नामक जो स्थान है उनसे। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्षभर बहने वाली नदी है जो चंबल नदी है। यह राजस्थान की 12 मासी नदी है। कौन सी? 12 मासी। तो राजस्थान में 12 मास में बहती है, ठीक है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोगढ़ में प्रवेश करती है। यानी कि जो चंबल नदी है राजस्थान में कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ जिले की कौन सी जगह? भैंसरोगढ़, ठीक है। प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि जो चंबल नदी है निकलती कहाँ से? एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से। और राजस्थान में भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। उसके बाद क्या? विभिन्न जिलों में जैसे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहती हुई कहाँ? उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। कक्षा 6 की बुक में केवल इतना ही दे रखा है, बेसिक। इसमें लंबाई नहीं दे रखी कि इतनी लंबी बहेगी या इसके ऊपर क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेडच, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास, बेडच, कोठारी, काली सिंध, पार्वती, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी पर ही स्थित है। यानी कि किस पर? चंबल नदी पर। अब जो चंबल नदी है इस पर 4 बांध भी बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, ठीक है। तो इसमें डिटेल नहीं दी गई है, तो जितना अपन को दिया हुआ है उतना ही हम पढ़ेंगे इसमें। अगली है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों को जन्म देती है। यानी कि जो बनास नदी का उद्गम होता है वह खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, ठीक है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि जो बनास नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद की खमनौर पहाड़ी से। और ये राजस्थान के 5 जिलों में, ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई कहाँ? चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। यानी कि मौसमी मतलब बरसात के माह में बहती है या सूख भी जाती है, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी? बनास नदी। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है, 480 किलोमीटर, ठीक है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि टोंक और सवाई माधोपुर जो जिले हैं वह किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो किसके? बनास नदी के। बनास की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। कौन कौन सी? मेनाल, कोठारी, खाड़ी, बेड़च, ठीक है। अब जैसे बनास नदी की हमको लंबाई दे रखी है कितनी? 480, ठीक है। जबकि जो चंबल नदी है उसकी हमको लंबाई नहीं दे रखी थी, लेकिन उसकी लंबाई कितनी थी? 966 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो इसमें जितना हमको दे रखा हो हम उतना ही करवा रहे हैं आपके लिए। अगली जो नदी है लूणी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सांवरवती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। यानी कि जो अजमेर ज़िला है इसमें 2 नदी धाराएं आती है छोटी छोटी, और यहाँ गोविंदगढ़ में जाकर क्या सरस्वती और सागरवती ये छोटी नदियाँ मिलकर लूणी नदी का निर्माण करती हैं। यह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कच्छ यानी गुजरात में मिल जाती है, ठीक है। बाड़मेर जिले में बालोतरा इस नदी का जल मीठा होता है। यानी कि जो लूणी नदी है
इस नदी का जल बालोतरा तक यानी कि जो बाड़मेर जिला वहाँ तक तो मीठा होता है, लेकिन उसके बाद क्या खारा हो जाता है। अब यह प्राकृतिक लवण के कारण होता है, ठीक है। इसके सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गूही यानी कि जो लूणी नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गूहियाँ हैं। अब अगली नदी है माही नदी। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से नदी का उद्गम होता है। तो आप ऊपर बताएंगे मेरे को कि चंबल नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है? तो कहाँ से होता था? विंध्याचल से, ठीक है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद कौन सी? माही नदी। माही नदी राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सोम और जाखम। तो माही की सहायक नदी कौन कौन सी है? सोम और जाखम, ठीक है। उसके बाद है बाणगंगा। अगली नदी है हमारी बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से? जो राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। यानी कि जो बाणगंगा नदी है इसका जल क्या भरतपुर जिले में राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य उसमें नम भूमि, ठीक है, उसका निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा को, ठीक है। अगली नदी है घग्गर नदी। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। यानी कि जो घग्गर नदी है राजस्थान के उत्तरी भाग में सबसे पहले प्रवेश करती है, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। और जो इसका उद्गम होता है ना ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से, ठीक है। उत्तरी राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। यानी कि जो घग्गर नदी है ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, उसके बाद क्या श्रीगंगानगर में लुप्त यानी कि गायब हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। यानी कि जो घग्गर नदी है इसको सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। अब राजस्थान जो उच्चावच और अपतंत्र का मानचित्र दिया हुआ रखा है इसको हम देखते हैं, मुख्य रूप से देख लेते हैं मोटा मोटा सा। तो ये राजस्थान का पूर्वी भाग हो गया, ठीक है, और ये राजस्थान दक्षिणी पश्चिमी। अब देखते हैं, देखो राजस्थान के जो दक्षिण भाग में पार्वती नदी, काली सिंध नदी, चंबल, बनास, खारी आदि नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। इनमें ये मुख्य रूप से दे रखा है कि सबसे ज़्यादा जल किस क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, और समुद्र जल से इनकी ऊंचाई कितनी है। तो अगला है अपना राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। यानी कि नदी घाटी परियोजना क्या है कि जो जल की कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए तथा आर्थिक सामाजिक कार्यों में सहयोग के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई योजना, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि नदी घाटी परियोजना क्यों बनाई जाती है? क्यों बनाई जाती है? विद्युत उत्पादन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, पेयजल के लिए, वृक्षारोपण के लिए, भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए और मृदा अपरदन को रोकने के लिए आदि उद्देश्यों के कारण। इन सभी उद्देश्यों को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में सभी भक्त जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, पैसे वाला हो, कैसा भी हो, उस सभी को क्या भगवान स्वरूप समरूप से समान रूप से भक्ति करने का मौका देता है। उसी प्रकार क्या बहुउद्देशीय परियोजना भी सभी के लिए हैं, चाहे वो पीने के लिए, चाहे वो सिंचाई के लिए, चाहे विद्युत के लिए, तो सारे कार्यों में इसका उपयोग होता है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बराज परियोजना, बीसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो राजस्थान में कौन कौन सी? चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना मुख्य रूप से हैं। पहली जो परियोजना है चंबल परियोजना, ठीक है, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश
राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं। जो चंबल परियोजना है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। तो जो चंबल परियोजना है इस पर कितने 4 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। इनमें से गांधी सागर मध्य प्रदेश में, यानी कि जो पहला बांध है वो कौन सा है, गांधी सागर, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। दूसरा राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर है। तीसरा है कोटा जिले में जवाहर सागर या कोटा बैराज सागर, ठीक है। अगला, इस परियोजना में दोनों राज्यों की जल विद्युत या सिंचाई की सुविधा मिलती है, यानी कि जो दोनों के मध्य अनुबंध है वह किसके लिए, जल और सिंचाई के लिए, ठीक है। और इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। अगली जो परियोजना है चंबल के बाद माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज मैंने पढ़ाया था, नदी कहाँ है, माही नदी दक्षिण में, तो दक्षिणी जिले इसमें शामिल होंगे। बांसवाड़ा में माही नदी पर परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है, यानी कि जो माही परियोजना है यह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, जबकि चंबल परियोजना कहाँ कहाँ की संयुक्त थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ठीक है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो जो माही बजाज सागर परियोजना है इसमें क्या अनुबंध है दोनों के बीच, जल के लिए भी, सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी, ठीक है। अगला है बीसलपुर परियोजना। तो हमने 2 परियोजना पढ़ चुके हैं, चंबल परियोजना जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य है, दूसरी है माही बजाज परियोजना जो राजस्थान और गुजरात के मध्य स्थित है, ठीक है। अब तीसरी है बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी कि जो बीसलपुर परियोजना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पेयजल और सिंचाई के लिए, और ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। कहाँ, टोंक में। अब इस परियोजना से किस किस जिले को लाभ होता है और किसको नहीं होता। इस परियोजना से राज्य में जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति होती है, ठीक है। तो कौन कौन से, जयपुर, अजमेर और टोंक, इन जिलों को इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। अगली अपनी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये मुख्य रूप से 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो बाकी जो ऊपर थी जैसे चंबल परियोजना वो 2 राज्यों के बीच सम्मिलित थी, माही बजाज परियोजना वह 2 राज्यों के बीच सम्मिलित थी, और जो सरदार सरोवर परियोजना है वह 4 राज्यों के, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना, ठीक है। और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इस परियोजना में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर, बाड़मेर व जालौर जिले में सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि राजस्थान के जो बाड़मेर और जालौर जिले हैं, पश्चिमी जिले, इनमें इससे क्या पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना। अब कुछ छोटी परियोजना हैं जिनको देखते हैं कि पाली जिले में कौन सी, जवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी, सोम कमला अम्बा परियोजना। उदयपुर जिले में मानसी वाकर परियोजना, ठीक है। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। तो ये कुछ छोटी परियोजना थी। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना प्रमुख है, यानी कि बांध के द्वारा हम जल को एकत्रित कर सकते हैं और संकटकालीन समय में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नदी पर बने बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। तो बांधों से क्या क्या लाभ है आप बता सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए उपयोग, बिजली के लिए उपयोग कर सकते हैं, पेयजल के लिए आदि, ठीक है। अगला है राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन, यानी कि राजस्थान में झीलें कौन कौन सी है और उनका जल इकट्ठा कैसे किया जाता है, ठीक है। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत, पारंपरिक यानी कि जो प्राचीन काल से आ रहे जल स्रोत हों, जैसे कुआं, नलकूप, बावड़ी इत्यादि। कुएं, बावड़ी, जोहर, टाँके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तो पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, कुएं हैं, बावड़ी, जोहर, टाँके, खड़ीन आदि। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिनके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। तो राजा महाराजाओं ने भी जल संरक्षण को महत्व दिया था, उनको भी पता था कि जल हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि किस समय में कौन सी बावड़ी बनी थी, कुआं बना था, ठीक है। जयपुर में 14वीं सदी उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल संबंध प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर
आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया। तो जो उदयपुर जिला है उसके जो राणा होते थे, उन राणाओं ने विभिन्न समय पर विभिन्न नहरों का निर्माण करवाया, यानी कि झीलों और नहरों का। ठीक है, तो कौन कौन सी? पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील और जना सागर झील। ये सब कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। आपस में, और इन नहरों को आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में, यानी कि इन झीलों को इस प्रकार से बनाया गया है कि ढलान के अनुसार। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना दिया गया पिछोला झील, तो पिछोला के थोड़ा सा नीचे क्या? उदय सागर, उदय सागर के थोड़ा सा नीचे फतेह सागर, फतेह सागर के थोड़ा सा नीचे गोवर्धन सागर, यानी कि जिससे जल आराम से सभी झीलों में जा सके और सभी क्षेत्रों में जल की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, और इतनी अधिक झील होने के कारण उदयपुर को क्या? झीलों का नगर, ठीक है, नगर कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। जो जयसमंद झील है इसका निर्माण मेवाड़ के राणा था कौन? जयसिंह जी। जयसिंह जी ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर। तो प्रश्न बन सकता है कि जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर है? तो किस पर? गोमती नदी पर। ठीक है, यह विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जो जयसमंद झील है यह मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और मीठे पानी की। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है, यानी कि पुष्कर झील है जो अजमेर में है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील, यानी कि जो विभिन्न विभिन्न जिलों में झीलें दे रखी हैं प्रमुख, उनके बारे में बताया गया है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। और कहाँ पर है? माउंट आबू, सिरोही में। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी पाल कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर एक प्रशस्ति है जो आप कमेंट में बताएंगे कौन सी प्रशस्ति है राजसमंद झील के पास में। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी झीलें भी हैं, जैसे जोधपुर में बालसमंद झील। ठीक है, बालसमंद झील जोधपुर में, कायलाना झील जोधपुर में, उम्मेद सागर झील जोधपुर में, जैसलमेर में गढ़सीसर झील, डूंगरपुर में गैब सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील। अब ध्यान रखना, कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में, जबकि कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। अलवर में सिलीसेट झील आदि कई अन्य झीलों भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। ठीक है, राज्य में मीठे पानी की झीलें के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य कुछ खारे पानी की झीलें भी हैं। ठीक है, जैसे सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा झील, नागौर में डीडवाना झील, बीकानेर में लूणकरणसर झील, जैसलमेर में पोखरण झील, जोधपुर में फलोदी झील। ये सारी की सारी झील खारे पानी के। ठीक है, एक बार दोबारा सुन ले। सांबर झील जयपुर, बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी झील। ये खारे पानी की झीलें हैं। तो यहाँ पर एक जल संसाधन की जो प्रणाली है उदयपुर जिले में कि नदी आपस में झीलों को किस प्रकार से जोड़ा गया है उसके बारे में चित्र दिया हुआ है कि मेवाड़ के राणाओं ने किस प्रकार से जल की जो दिशा है किस प्रकार से तय की। तो एक बार झीलों के बारे में देख लेते हैं। गोवर्धन सागर झील पिछोला झील दूध तलाई झील से जोड़ी गई है, और पिछोला झील ही किससे? अमरकुंड झील से जोड़ी गई है। पिछोला झील ही कुंभारी तालाब से जोड़ी गई है, और कुंभारी तालाब रंगसागर तालाब से जोड़ा गया है। अमरकुंड रंगसागर तालाब से जोड़ा गया है, और रंगसागर स्वरूप सागर तालाब से जोड़ा गया है। और जो स्वरूप सागर तालाब है वो क्या? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। यानी कि इसमें किसको किससे जोड़ा गया है, ठीक है, उसके बारे में आप देख लेना एक बार अपनी धीरे से। आपको नंबर भी दिया होगा कि सबसे पहले कौन सी झील है उसके बारे में किस प्रकार से। अगला है जल संरक्षण, यानी कि जल का संरक्षण। हमें तो जल संरक्षण के बारे में पढ़ रहे थे हम। जल संरक्षण का हमारा प्रथम दायित्व, यानी कि जल का संरक्षण हमारा पहला काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है इस पर क्या? जो खारा जल है इसकी ज़्यादा उपलब्धता है, जबकि मीठे की कम उपलब्धता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जल का संरक्षण करना चाहिए, और ये हमें जिस प्रकार से हम भगवान को मानते हैं उसी प्रकार जल को मानते हुए हमें इसका निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, यानी कि जो जल का संरक्षण हमें प्रशासन के सहयोग से करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और अपशिष्ट नहीं डालने चाहिए, यानी कि हमें जलाशयों को गंदा नहीं करना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान नहीं करना चाहिए, यानी कि जो पेयजल स्रोत है जैसे कुआं है, बावड़ी है, नलकूप है, ठीक है, टाँके हैं, इनको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही
जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियाँ, वृक्षारोपण वृद्धि, भूमिगत जल को विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि हम जल को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से? जल का संचयन यानी कि इकट्ठा करके, जिस प्रकार से पश्चिम राजस्थान में टाँके बनाकर किया जाता है, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कम होगी तो जल की हमको आवश्यकता कम पड़ेगी, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण भी जल संचयन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। सिंचाई की उन्नत विधियाँ, यानी कि हमें जल को दोहन अधिक नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार फव्वारा सिंचाई का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्यों? फव्वारा सिंचाई में जल कम उठता है, यानी कि कम व्यर्थ होता है, ठीक है। आगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जल जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता नहीं है और जिनमें उपलब्धता है, तो उपलब्धता वाले क्षेत्रों से अनुपलब्ध वाले क्षेत्रों की तरफ हमें जल का रुख करना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में रूफटॉप संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। यानी कि रूफटॉप, जो जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? रूफटॉप यानी कि छत से हम जल का संचयन कर सकते हैं। यानी कि छत पर जो बारिश का जल आता है उसको पैप के द्वारा क्या नीचे एक कुंडा बना दिया जाए और उसमें एकत्रित कर लिया जाए, और उस जल का उपयोग हम क्या धोने में, नहाने में, पशुओं को पिलाने में कर सकते हैं। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, और जल का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। पहला, रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। अगला है वाटर हार्वेस्टिंग। इस तकनीक के द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से खेतों में जल भर जाता है और किसान क्या करते हैं, उस जल को अपने कुओं में मोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह की वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि व्यर्थ होते जल को क्या उपयोग में लेना। अब कुएं में डालेंगे तो क्या इससे जल का स्तर बढ़ेगा ना, तो इस प्रकार से हम जल को बचा सकते हैं। पश्चिम राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टाँका, खडीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण और संरक्षण करते हैं। तो पश्चिम राजस्थान में जो लोग हैं क्या टाँका, खडीन और जोहड़ बनाते हैं, जिससे क्या जो जल है उसको बचाया जा सके। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि हमें अधिक से अधिक जल का संरक्षण करना चाहिए। और अपना पाठ पूरा हुआ, ठीक है। देख लेते हैं टाँका क्या है। टाँका पश्चिम राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुई नुमा संरचना, यानी कि कुआं बड़ा होता है, जो कुई क्या छोटी होती है, ठीक है, बस इसमें अंदर एक कुई नुमा यानी कि छोटा। खडीन क्या है? पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। खडीन खडीन पश्चिम राजस्थान में कृषि के जल संरक्षण यानी कि खेतों में बनाई जाती है, ठीक है, जिससे सिंचाई की जा सके, वो खडीन। जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़ यानी कि एक तरह का तालाब की तरह होता है, जिससे क्या वर्षा जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। संरक्षण कर सुरक्षित करना। अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास किसकी सहायक नदी है भाई? चंबल की, ठीक है। किसकी है? चंबल की। अगला है माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई। तो जो माही बजाज सागर परियोजना है कहाँ पर विकसित कर गई? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा। तो कहाँ पर? बांसवाड़ा में, ठीक है। अगला प्रश्न है चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो हम बता सकते हैं चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है। बनास, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, ब्राह्मणी, ये क्या चंबल की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम। तो कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है? चंबल,